हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। दो क्लासेस हम इस पे बेस्ड पहले से कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस किए। लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर्स यानी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है वो देखा, एंड कुछ दो तीन आइडेंटिटीज हमने की और उन पे बेस हमने किए क्वेश्चंस। तो आज हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस होंगे मेरे स्केलर प्रोडक्ट पे ही डिपेंडेंट। तो जितने बचे हुए आज लास्ट डे है, मतलब लास्ट क्लास है आपकी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो बेटर रहेगा जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं पहले आप खुद से ट्राई करें एंड देन आप सॉल्यूशन देख सकते हैं अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो, ठीक है। थोड़ा सा अप रहेगा लेवल क्वेश्चंस का, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जितनी चीज़ें की है उन्हीं पे बेस्ड चीज़ें हैं, दैट्स इट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 12.5 में क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 ने बोला है एक्सप्रेस द वेक्टर ए। एक वेक्टर ए मुझे गिवन है, तो मैं लिख लेता हूँ क्या है भाई। दिस इज योर 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये वेक्टर ए मुझे गिवन है एक, ठीक है। फिर आगे इसने बोला एक्सप्रेस द वेक्टर ए एज द सम ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर्स के सम की फॉर्म में मुझे इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। मतलब क्या है कि भाई ये वेक्टर होगा, इसके सामने कोई दो वेक्टर ऐसे लिखूंगा जिनको मैं ऐड करूं, तो लेट बी इट इज a1 और a2 बोल देता हूं मैं। ऐड करने से मुझे ये वेक्टर मिल जाए, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है इन दोनों वेक्टर्स की वो देखिए। वन इज पैरेलल टू वेक्टर बी। इन दोनों में से एक क्या होना चाहिए, एक जो है वो पैरेलल होना चाहिए किसके, वेक्टर बी के। और वेक्टर बी आपको गिवन है 3i प्लस के, 3i प्लस के। समझ में चीज कि मुझे एक वेक्टर ए को दो सम ऑफ टू वेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, पहली चीज। यानी दो वेक्टर्स अलग अलग करने हैं मुझे इसमें से, ताकि मैं उनको ऐड करूं तो मुझे वेक्टर ए मिले, पहली बात। फिर उसने बोला कि उन दोनों में से एक क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए किसके, इस वेक्टर बी के, एंड दिस वेक्टर बी इज दिस, ठीक है। अब दूसरे के बारे में कुछ बोला है, हाँ बोला है एंड द अदर इज परपेंडिकुलर टू बी। और जो दूसरा है यानी ये वाला जो वेक्टर है ये क्या होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये चीजें मुझे गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड a1 एंड a2। सिंपली मैं बोल सकता हूँ यही फाइंड आउट करना है, a1 और a2 निकालना है। तो देखो कैसे करोगे। तो ये चीजें मैंने समझाने के लिए एज यूजुअल जब आप सॉल्यूशन करोगे तो ये लेट कर लेना कि लेट वेक्टर a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। मैंने दो वेक्टर्स के सम के रूप में इसको एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। यही मुझे निकालना है। वेयर मैं क्या बोल सकता हूं कि एक वेक्टर पैरेलल, तो मैंने बोल लिया कि लेट बी a1 जो है वो क्या होगा, a1 इज पैरेलल टू b। वेक्टर b के एक तो पैरेलल होना चाहिए, आप a2 को लो a1 को लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर, ओके। एंड मैंने बोला a2 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ये दो कंडीशन जो उसने गिवन थी उस हिसाब से मैंने मान लिया कि भाई वेक्टर a को मैं इन दो वेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, और इनमें से एक तो जो है इसके पैरेलल है और दूसरा क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये मैंने लेट कर लिया। तो अल्टीमेटली मुझे a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है सिंपली। अब पहली चीज मुझे ये बताइए कि अगर a1 जो है पैरेलल टू वेक्टर b है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है, मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर वेक्टर a1 जो है वो लैम्डा टाइम्स वेक्टर b के इक्वल होगा। ये सुनो कि दो वेक्टर्स कोलिनियर हो, ठीक है, पैरेलल हो, एक ही बात है वेक्टर्स में। तो उसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, ये सुनो, यस। इसका मतलब मुझे यहां से सिंपल सा मिलता है कि a1 किसके इक्वल होगा, सर लैम्डा टाइम वेक्टर b इज योर 3i कैप प्लस k कैप। मतलब ये कुछ ऐसे होगा जहां पे लैम्डा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के। क्लियर यहां पर, ओके। अब नेक्स्ट चीज आती है कि इस a2 के बारे में क्या ख्याल है। सर ये a2 जो है वो b के परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं इससे डायरेक्टली जैसे ऐसे कोई रिलेशनशिप है वैसा कुछ रिलेशनशिप बन सकता है क्या, ठीक है। ऐसा तो कुछ रिलेशनशिप नहीं है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो ये हमने सीखा हुआ है कि सर उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 होता है। ये वाली कंडीशन तो है मेरे पास कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ये मुझे पता है, ठीक है। लेकिन क्या मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, आई थिंक कुछ आइडिया नहीं मिल रहा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो, मेरे पास वेक्टर a है, मेरे पास वेक्टर a1 है, मैंने ऐसे लिखा। क्या मैं a2 निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, फाइंड इट, ठीक है। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, वेक्टर a इज इक्वल टू
A1 प्लस A2। तो वेक्टर A जो ओरिजिनल वेक्टर गिवन है लिखो फटाफट से, दिस इज योर 5 i कैप माइनस 2 j कैप एंड प्लस 5 k कैप। ठीक है, इस A1 को मैं इधर लेके आता हूं क्योंकि अभी मुझे A1 मैंने निकाल लिया है, वेक्टर A मेरे पास ऑलरेडी है, सिर्फ A2 बचा है, ये निकालना है। तो इस A1 को अगर मैं इस तरफ ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर A1 एंड A1 इज योर दिस। ठीक है, आप चाहो तो इस लैम्डा को अंदर लेके जा सकते हो, दिस बिकम योर 3 लैम्डा i कैप प्लस लैम्डा k कैप। क्या चीजें क्लियर है? होप सो इट इज क्लियर। A एज इट इज लिखा, माइनस A1 उधर गया तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू A2 मुझे निकालना है। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं, सॉरी दिस इज नॉट वेक्टर A2 नॉट एन यूनिट वेक्टर। ओके, सिंप्लीफाई करो इसको। ठीक है, माइनस करने का मतलब ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस। अब मुझे पता है इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, 5 i कैप माइनस 3 लैम्डा i कैप, तो दिस बिकम योर 5 माइनस 3 लैम्डा, साथ में लग गया मेरा i कैप। क्लियर? j वाली टर्म यहाँ नहीं है तो दिस सिंपली बिकम माइनस 2 j कैप एंड 5 माइनस लैम्डा तो प्लस 5 माइनस लैम्डा k कैप एंड दिस इज योर वेक्टर A2। सो मुझे वेक्टर A1 भी मिल गया, वेक्टर A2 भी मिल गया। ठीक है, सिर्फ एक अननोन है यहाँ पे, क्या? दैट इज लैम्डा, कि अगर मैं ये लैम्डा की वैल्यू निकाल दूं तो फाइनल रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। और वो कहाँ से निकल सकती है उसके लिए देखो, फिर से मुझे जो जो कंडीशन गिवन है ना उनको रफ वर्क में लिख लिया करो कि ये कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन ये गिवन थी, मैंने इसका यूज कर लिया। ठीक है, कि A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 की फॉर्म में मुझे इसको एक्सप्रेस करना है, पहली चीज। ठीक है, फिर उसने बोला ये पैरेलल है तो पैरेलल से मेरा ये काम हो गया, तो इसका काम खत्म हो चुका है अभी तक। लेकिन मैंने A2 इज परपेंडिकुलर टू B, ये मैंने अभी तक यूज नहीं किया, तो अब इसको यूज करो कि A2 अगर B के परपेंडिकुलर, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि A2 डॉट B इज इक्वल टू 0 एज वी न्यू दैट A2 इज परपेंडिकुलर टू B। A2 जो है वो वेक्टर B के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यूज इट। A2 क्या है मेरे पास सर, ये रहा, दिस इज योर 5 माइनस 3 लैम्डा i कैप माइनस 2 j कैप एंड प्लस 5 माइनस लैम्डा k कैप। ये मेरे पास क्या है, A2 इंटू B, वेक्टर B इज दिस। सो इस पूरे के साथ मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, किसका? B का, वेक्टर B का, दैट इज योर 3 i कैप प्लस k कैप। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। यहां से मुझे लैम्डा आराम से मिल जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, i वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो i से, सो 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 3 5 जा 15 माइनस 3 3 जा 9 लैम्डा, काम खत्म। j यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट टर्म बची की, यहाँ 1 है, 5 माइनस लैम्डा, दिस सिंपली बिकम 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। फाइन लैम्डा इजिली, माइनस 9 लैम्डा माइनस लैम्डा, दिस बिकम माइनस 10 लैम्डा। 15 प्लस 5 20, और 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, 10 2 जा 20, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2। मुझे क्या निकालना है, वेक्टर A1 एंड A2, फाइंड A1। A1 क्या होगा भाई, A1 मेरा था लैम्डा टाइम्स दिस, सो लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2, सो दिस इज योर 2 3 i कैप प्लस k कैप। 2 को अंदर लेके जाओ, 6 i कैप प्लस k 2 k कैप, सो दिस बिकम योर वेक्टर A1। नाउ फाइंड A2। A2 मतलब ये रहा वेक्टर A2, सो A2 क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू रख दो, लैम्डा क्या है 2, 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 5 यू गेट माइनस का 1, तो मैंने सिंपल लिख दिया माइनस i कैप, इसमें कुछ है नहीं तो माइनस 2 j कैप, और यहां पे लैम्डा क्या 2, तो दिस बिकम प्लस 3 k कैप। क्लियर? सो मुझे A1 A2 मिल गया, बट मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, इसने बोला कि मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो योर फाइनल आंसर इज A1 मतलब ये वाली वैल्यू लिख दो, प्लस A2 मतलब ये लिख दो यहाँ पे, दैट्स योर आंसर। क्लियर? इट मीन्स योर फाइनल आंसर इज, यही लिख दूं, योर फाइनल आंसर इज A इज इक्वल टू, द फर्स्ट वेक्टर इज 6 i कैप प्लस 2 k कैप, हो गया, एंड प्लस दिस मीन्स, और वी कैन से प्लस माइनस i कैप माइनस 2 j कैप एंड प्लस 3 k कैप। दैट्स इट, ये 2 वेक्टर्स हैं। तो मैंने वेक्टर क्या किया, A को ऐसी फॉर्म में लिख दिया, 2 वेक्टर्स के सम की फॉर्म में, जहां पे ये जो वेक्टर है वो क्या है, इसके वेक्टर B जो था उसके क्या है, पैरेलल है, और ये जो वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर भी है, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि वहीं से मैंने ये वैल्यूज निकाली है। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ
सोचने की जरूरत नहीं। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 12। होप सो इट इज क्लियर। नहीं क्लियर है तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लेना, ठीक है। कुछ ट्राई करो, आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दो चीजें बोली उसने कि दो वेक्टर्स हैं वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब बीच का एंगल क्या है 90। तो एक कॉन्सेप्ट लगेगा आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, बट दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एक इक्वेशन से आंसर नहीं मिलेगा। बट उसने एक और बात बोली है कि वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। सेकेंड पार्ट में आपको कल करवा चुका हूं लास्ट क्लास में, फर्स्ट पार्ट देख लो इसका, बहुत ही ईजी है। इफ इसने बोला है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। भाई दो वेक्टर्स ए बी है, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर ए सी, यानी ए कॉमन है, बी ओ से अलग अलग है, दोनों का क्या है, इक्वल है। देन प्रूव दैट, तो मुझे प्रूव करना है कि आइदर, क्या प्रूव करना है भाई, कि या तो वेक्टर ए जो है वो जीरो वेक्टर है, पहली चीज, और वेक्टर बी जो है, और वेक्टर बी जो है वो किसके इक्वल है, वेक्टर सी के इक्वल है, और या फिर लास्ट थिंग इज योर कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी माइनस सी के, ऐसे ही कुछ है भाई। यस, ये तीन कंडीशंस हैं। इसने ये मुझे गिवन है एक तरह से कि इफ दिस, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है कि ये तभी पॉसिबल है जब या तो वेक्टर ए जीरो हो, पहली चीज, या फिर बी और सी क्या हो, इक्वल हो, दूसरी चीज, और तीसरी चीज वेक्टर ए बी और सी के डिफरेंस के परपेंडिकुलर हो। ये तीन कंडीशन, तीनों में से कोई एक होगी तभी ऐसा होगा, ये इसने बोला है, ठीक है। तो मुझे ये प्रूव करना है। सो देखो इसका प्रूफ सिंपल सा, ठीक है। ये मुझे गिवन है तो मैंने इसको एज इट इज नीचे लिख लिया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मेरे पास है ए डॉट सी। क्लियर, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इसको इधर लेके आओ, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी होल इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है, बिल्कुल। तो यहां से वेक्टर ए को मैंने बाहर निकाला, डॉट दिस बिकम योर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। क्या ये चीज़ें क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। दिस इज योर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि भाई इस ए को अंदर लेके जाओगे तो पहले बी से मल्टीप्लाई कर दो, बीच का साइन माइनस एज इट इज, और ए की सी से कर दो, ठीक है। तो मैंने इसका उल्टा लगा दिया बस। तो क्या यूज किया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो अब मुझे ये बताइए कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो कब होता है। ये हमने चीज़ें सीखी भी है कि भाई मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी, और मैंने बोला इनका प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है या तो, ठीक है, चलो एक बार इसको खोल के दिखा देता हूँ। इसका क्या होगा, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, थीटा इज योर एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यही होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 मीन्स ए बी डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और तीन टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या है, या तो पहली टर्म जीरो हो, या दूसरी टर्म जीरो हो, या फिर तीसरी टर्म जीरो, बीच में और लगा देना भाई, या फिर cos थीटा क्या हो, इज इक्वल टू 0। ये तीन ही कंडीशंस हैं जब ये ऐसा हो सकता है। ये सुनो, यस। सो यहां पे तीन कंडीशन क्या क्या दिख रही है आपको, सिंपल से ध्यान से देखो, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्लियर, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइनस सी into cos theta, and this theta is between vector A and B minus C। इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उन दोनों के बीच का एंगल है ये, इज इक्वल टू 0। सो यहां से क्या क्या चीजें मिल रही है, द फर्स्ट थिंग इज कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ठीक है। पहली चीज देखो क्या प्रूव करनी थी कि वेक्टर A जो है जीरो वेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि भाई उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होना चाहिए, तभी तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। सो दिस इज योर, इट मीन्स वेक्टर ए इज 0। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये मैग्नीट्यूड 0, यानी वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, यानी ये जो है वो क्या हो, जीरो वेक्टर हो। इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स का डिफरेंस जीरो वेक्टर कब हो सकता है,
ठीक है, सीधी सी बात है, इनका रिजल्टेंट जीरो। जीरो कब आएगा? जब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे, अदरवाइज जीरो आ सकता है क्या कुछ करने से? मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ से सिंपल सा मिलता है कि वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। अगर आपको चीजें क्लियर है तो आप यहाँ से ये डायरेक्ट बातें बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए जीरो और नल वेक्टर। इसका मतलब है बी माइनस सी इज योर नल वेक्टर, वी कैन से सिंपली। इसका मतलब अगर मैं बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए इज ए जीरो वेक्टर, सो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, यानी जो भी मोड के अंदर है जिसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, और वी कैन से वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। द लास्ट थिंग इज योर कॉस थीटा। भाई हो सकता है कॉस थीटा जीरो हो। कॉस थीटा जीरो होने का मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 2। और ये थीटा किस किस के बीच में है भाई? थीटा सर बीच में ए और बी माइनस सी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ए और बी माइनस सी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर किसके? बी माइनस सी के। क्या हम यही प्रूव करने की बात कर रहे हैं? दैट्स इट, दैट्स सिंपल थिंग। क्लियर? क्लियर, ठीक है। तो अगर आपको चीजें, ये सिर्फ चीजें मैंने समझाने के लिए की, अगर आपको चीजें क्लियर होती तो यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इसका मतलब या तो वेक्टर ए जीरो होगा, या बी माइनस सी जीरो होगा, या फिर कॉस थीटा यानी उन दोनों के बीच में क्या होगा? 90 डिग्री होगा, यानी वो परपेंडिकुलर होंगे। दिस इज द थर्ड कंडीशन, बीच में लगा देना, और दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर एंड वेरी सिंपल। सो द नेक्स्ट थिंग, ठीक है भाई, हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि ए डॉट बी, तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट जीरो तब होगा जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। या वेक्टर ए जीरो होगा या वेक्टर बी माइनस सी जीरो होगा। तीनों कंडीशन मैंने आपको समझा दी है, दैट्स इट। So that's your question number 14. Hope so clear. 15 हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ओके। 16 देखो, इफ ए वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू A एंड B, एक वेक्टर C है, A और B के क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि वेक्टर C डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि मुझे ये गिवन है कि वेक्टर C जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर A के, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा, ये सुनो, यस। एंड ऑल्सो विद B, सो वेक्टर C डॉट वेक्टर B इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ये दो चीजें मुझे गिवन है कि इफ ए वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड B, देन शो दैट वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू A प्लस B एंड A माइनस B, वेयर A, B, C आर ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स। ए बी सी तीनों ही नॉन जीरो वेक्टर हैं, ये इसने गिवन है, ठीक है। तो गिवन में क्या क्या लिखोगे? गिवन में सिंपल सी चीज मुझे ये लिखनी है कि C इज परपेंडिकुलर टू A एंड ऑल्सो C इज परपेंडिकुलर टू B, ऑप्शन लिख दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो मुझे गिवन है कि A इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर्स, सिमिलरली B और सिमिलरली C, ये तीनों क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है। ये चीज ध्यान रहे, ठीक है। ये मुझे गिवन है, तो मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कि भाई वेक्टर C जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके? A प्लस B के। पहला ये मुझे ये प्रूव करना है, और दूसरा प्रूव करना है कि वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू A माइनस B। ये दो चीजें मुझे प्रूव करनी है, और ये बहुत ही सिंपल है। कैसे? देखो ध्यान से, ठीक है, ये करना है, यस। सो इन चीजों से कि वेक्टर C जो है A के परपेंडिकुलर है और वेक्टर C जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर B के, इन दो चीजों से मैंने ये रिजल्ट आपको निकाल के दिखाया प्रूफ में, ये सुनो। इसको डायरेक्टली नीचे लिख लेना, रीजन मेरे पास यही है, आपको गिवन में ये लिखना है, ठीक है। ये टू प्रूव हो गया आपको, ये भी गिवन का पार्ट होगा। ये चीजें मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि भाई अगर परपेंडिकुलर इसका मतलब ये है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ प्रूफ में कि वी ऑल नो दैट C डॉट A इज इक्वल टू जीरो एंड C डॉट B इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। द रीजन इज दिस। क्लियर? दे दोगे? ओके। फर्स्ट मुझे प्रूव करना है कि वेक्टर C जो है A प्लस B के परपेंडिकुलर है, तो इट्स वेरी इजी। एडिंग 1 एंड 2, लेट मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं। 1 और 2 को कर लो ऐड, क्या होगा? दिस इज योर C डॉट A प्लस C डॉट B इज इक्वल टू जीरो। कैसे मैं कर सकता हूं? बिल्कुल, मैंने 1 और 2 को ऐड कर लिया। अब यहां से देखो, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, तो वेक्टर C को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B। क्या चीजें क्लियर है? और बीच में क्या आएगा? डॉट इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताओ कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? तीन कंडीशन होती है सर। या तो पहला वेक्टर जीरो हो, लेकिन इसने मना किया है कि ये जीरो नहीं है, या दूसरा वेक्टर यानी A प्लस B जीरो हो। कैसा है?
ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है? सर मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा और इसने बोला कि ए और बी दोनों ही 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं हो सकता। और तीसरी कंडीशन क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री। सो मैं बोल सकता हूं कि एज वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है। इसका मतलब इन दोनों से मुझे बोलता है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं आ सकता। सो देयरफॉर मैं सिंपली बोल सकता हूं कि वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a प्लस बी। दैट्स इट, क्लियर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये नॉन जीरो स्पेशली दिया हुआ है, तो इसका मतलब जब नॉन जीरो हो गए वेक्टर्स तो इसका मतलब एक ही कंडीशन बचती है जब मेरा डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है, जब वो परपेंडिकुलर होते हैं, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। हैंस प्रूव्ड। सिमिलरली जब मैं 1 और 2 को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो दिस इज माइनस साइन, ये आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, अब मुझे फिर से वही बात होती है C0 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा इन दोनों, ये कब परपेंडिकुलर, सॉरी इनके बीच में ये 0 कब होगा डॉट प्रोडक्ट, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। यही मुझे प्रूव करना है सेकंड पार्ट में। दैट्स इट, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, दैट्स इट। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 16, क्लियर, होप सो क्लियर। सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 16। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आना चाहिए आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोला है, इफ a इज एनी वेक्टर इन स्पेस, a कोई भी एक वेक्टर है स्पेस, देन शो दैट, तो मुझे प्रूव करना है कि वेक्टर a इज इक्वल टू, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a i कैप इनटू i कैप प्लस वेक्टर a डॉट j कैप डॉट j कैप प्लस वेक्टर a डॉट k कैप टू k कैप। तो अब क्या बोला, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको, कि इफ a इज एनी वेक्टर, a कोई भी वेक्टर हो सकता है इन स्पेस, देन शो दैट वेक्टर a इज इक्वल टू, तब मुझे प्रूव करना है कि वेक्टर a किसके इक्वल होगा, a डॉट i कैप प्लस a डॉट j कैप प्लस a डॉट k कैप के इक्वल होगा। ये मुझे प्रूव करना है, सिंपल। ठीक है, सिंपल मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। सो देखो कैसे कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। इसने बोला a कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो लेट मैं मान लेता हूं 1 मिनट के, लेट वेक्टर a इज, मैंने मान लिया सर xi प्लस yj प्लस zk। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, दिस इज योर वेक्टर a, यस और नो, यस। अब मैं यहां से उठाता हूं ये लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ चल रहा है भाई। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि वेक्टर इसके इक्वल होगा या ये वेक्टर a के इक्वल होगा, एक ही बात है, यस। अब यहाँ पे ये एक बार लिख लेना नीचे, ठीक है, मैंने राइट हैंड साइड ली, और फिर वेक्टर a की वैल्यूज पुट कर दो, करो फटाफट से। वेक्टर a क्या है यहाँ पे, सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप। कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, पूरे के साथ में मेरे पास आई कैप फिर से है, प्लस a फिर से वही वेक्टर, तो एज इट इज फटाफट से लिख देते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सर जे कैप के साथ। ठीक है भाई, और इस पूरे के साथ मेरे पास जे कैप फिर से, प्लस वेक्टर a अगेन, दिस इज योर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट फिर से के कैप के साथ, और पूरे के साथ लिख दीजिए के कैप अगेन। होप सो इट इज क्लियर। सो मैंने अभी तक क्या किया, कुछ नहीं किया, मुझे किसी वेक्टर a के लिए बोला गया था कि ये प्रूव करके दिखाओ, तो मैंने वेक्टर a कोई भी एक अज्यूम कर लिया जनरल, ठीक है, और फिर ये वैल्यू जो है मैंने इसकी राइट हैंड साइड में पुट कर दी, बस वेक्टर a की जगह। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना था, तो निकालो फटाफट से। क्या आएगा देखो ध्यान से, सर आई कैप की मल्टीप्लाई इन तीनों से करनी है, सर आई वाली की टर्म के साथ हो जाएगा, यस और नो, यस। तो x यहाँ पे क्या है 1, तो दिस सिंपली बिकम x। अब मुझे बताइए j की टर्म यहाँ नहीं है, k भी नहीं है, तो इसका मतलब 0 है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका काम खत्म। बाकी क्या बचा, सिर्फ आई कैप बाहर, प्लस सिमिलरली यहाँ देखिए आई कैप वाली टर्म नहीं है वहां पे, मतलब 0 है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, जे की मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, प्लस का y। इसका काम खत्म हो चुका, अंदर वाला, बाहर एक जे कैप और पड़ा है, उसको लिख दिया मैंने एज इट इज।
सिमिलरली द लास्ट वन। समझ में आ गया? एक्स वाई आई जे नहीं है सर, सिर्फ के है, तो के इंटू जेड के करोगे तो क्या मिलेगा? ओनली जेड। और बाहर अंदर वाले का काम डॉट प्रोडक्ट खत्म, बाहर है मेरे पास के कैप, वो लगा दिया मैंने एज इट इज। ये क्या है सर? यही तो मैंने वेक्टर ए लिया था। सो दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। देखो कितना आसान है, ठीक है? तो बच्चे इसको देख के कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। कोई भी वेक्टर ए लो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी, बट बाहर के कैप पड़ा है, वो एज इट इज लिख दो बस, दैट्स इट। क्लियर? सो आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? जब किसी वेक्टर ए को कि आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ आई वाला कंपोनेंट ही बचेगा। तो देखो x बचा, यहाँ पे y बचा, यहाँ पे z बचा, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद से ट्राई कर सकते हो। 3 वेक्टर्स मुझे गिवन है, इसने बोला कि शो दैट दिस मतलब 3 वेक्टर्स हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ये मुझे प्रूव करना है। मतलब पहली बात तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है? पहले वो चेक करो, ठीक है? तो आसान है, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेना। फिर इसने बोला कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब वो तीनों जो वेक्टर हैं वो क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब मैंने बोल दिया यूनिट वेक्टर हैं तो मतलब जीरो तो नहीं है, तो इसका मतलब 3 वेक्टर जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको। ए डॉट बी निकालोगे, बी डॉट सी निकालोगे और ए डॉट सी निकालोगे। तीनों क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। तब 0 मिलेगा तभी मैं बोलूँगा कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब 3 डॉट प्रोडक्ट निकालना है मुझे और तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड चेक करना है। दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 19 हम कल कर चुके हैं, लास्ट क्लास में हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 भी मैं लास्ट बिल्कुल एट द एंड ऑफ द क्लास मैंने करवाया था, ये भी हो चुका है। 21 ने क्या बोला है? Find the magnitude of 2 vectors a and b having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is half. It's very easy, ठीक है? सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है? उसमें क्या क्या है आपके पास? थीटा की वैल्यू है आपके पास, a डॉट बी की वैल्यू आपके पास है, ठीक है? और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है? तो बस सिंपल सी चीज़ है, पुट द वैल्यूज यू गेट योर आंसर। क्वेश्चन 21 आप खुद से कर सकते हो। 22, 23, 24 तीनों हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। बचते हैं लास्ट 4 क्वेश्चंस, उनकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला इसने? इफ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विद आई जे के एंड हैज मैग्नीट्यूड 3। इसने क्या बोला? भाई कोई एक वेक्टर है मेरे पास ए, वो किसके साथ? आई जे कैप एंड के कैप के साथ क्या बनाता है? इक्वल एंगल बनाता है। क्या बनाता है भाई? इक्वल एंगल बनाता है। और जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है सर 3। ये चीजें मुझे गिवन है। तो फिर इसने बोला देन प्रूव दैट द एंगल बिटवीन ए एंड ईच ऑफ आई जे के इज कॉस इनवर्स 1/√3। अब मुझे पता है कि ये जो वेक्टर ए है इसका आई जे के तीनों के साथ सेम एंगल बना रहा है। पहली बात तो ये, वो मुझे प्रूव करना है कि वो ये होगा, तीनों के साथ यही एंगल बनाएगा वेक्टर ए, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है? तो चीजें क्लियर? गिवन क्या है? वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 3 है एंड वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद आई जे के। वेक्टर आई जे के क्या है? हम सब जानते हैं आई इज ए यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, सिमिलरली जे इन वाई डायरेक्शन एंड के इन जेड डायरेक्शन। ऑल आर यूनिट वेक्टर्स। क्लियर? ओके, एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ईच ऑफ आई जे के इज दिस। ये मुझे प्रूव करना है। तो जस्ट मैं चलता हूं इसके प्रूफ पे, गिवन और टू प्रूव आप लिख लोगे, होप शो। क्लियर? प्रूफ देखो इसका। सबसे पहले मैं लेट करता हूं कि लेट वेक्टर ए मैं अज्यूम कर लेता हूं भाई मेरा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मैंने वेक्टर ले लिया कि वेक्टर ए है एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ईच ऑफ आई जे के, यानी तीनों के साथ जो एंगल बना रहा है सेम है, तो मैंने मान लिया कि वो थीटा है मेरा 1 मिनट के लिए। होप शो यहां तक चीजें क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज, अब मुझे बताइए कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? सर मेरे पास है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड बाय दोनों का क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। बस यूज दिस एंड फाइंड इट। सो मुझे बताइए
अगर मैं ए और आई के बीच में एंगल निकालूं तो एक वेक्टर क्या है आई कैप, एक वेक्टर है ए वेक्टर तो ये रहा, तो इसका मतलब मेरे पास होगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए इज योर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड और जी के, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आई के साथ, यही फॉर्मूला ना ए डॉट बी जिसके दोनों वेक्टर्स के बीच में चाहिए, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस। अब सिंपल से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस इज 3, सो मैं इसको सिंपली 3 लिख देता हूं इनटू आई कैप क्या है सर, ये तो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब 1। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, सॉल्व इट। कॉस थीटा मेरा एज इट इज 3 इंटू 1 इज 3, इस 3 को मैं इधर ले आता हूं 1 मिनट के लिए, इक्वल टू यहां सिर्फ आई कंपोनेंट है तो आई के आई से मल्टीप्लाई करो तो x इंटू 1 दैट यू गेट x, j और k दोनों ही क्या होंगे 0 होंगे, उनके स्केलर कंपोनेंट होती है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 तो इससे क्या मिलेगा 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या गया 3 cos थीटा इज इक्वल टू x। अब सिमिलरली आप ऑब्जर्व करो कि अगर मैं यही मैं आप खुद से कर लेना, मैं करके j के साथ करूंगा तो क्या होगा, बाकी चीजें सेम है, a का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ये भी यूनिट वेक्टर 1 रहेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बट j से सिर्फ y के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी 0 होंगे, यानी y इंटू 1 इज 5। तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूं, सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूं कि 3 cos थीटा इज इक्वल टू y, क्योंकि थीटा तो सेम है सबका सबके साथ, ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ये आएगा। सिमिलरली 3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z, तीनों कंपोनेंट। क्या ये चीज समझ में आई, यस और नो, होप सो इट इज क्लियर, ठीक है, एक मैंने करके बता दिया, बाकी दोनों सिमिलरली लिख देना, क्लियर इन चीजों। अब और क्या गिवन है मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्टीमेटली ये थीटा निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसने बोला कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बस इसका यूज कर लो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालते हैं सर, तीनों कंपोनेंट्स को स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, उनका कर दीजिए रूट, और ये किसके इक्वल गिवन है मुझे 3 के इक्वल। क्लियर, मुझे क्या चाहिए थीटा। अब देखो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू थीटा के फॉर्म में, पुट द वैल्यूज, 3 cos थीटा का स्क्वायर करोगे दिस बिकम 9 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली y की वैल्यू भी यही है, दिस बिकम 9 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। रूट को उधर लेके जाओगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट बिकम 9। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। अब देखो सब में से 9 कॉमन आ सकता है, तो 9 को निकाल लो बाहर कॉमन, इस 9 से ही 9 कैंसिल आउट, क्या बचा वहां 1, इनको ऐड करो, दिस बिकम योर 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और वी कैन से cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, और वी कैन से cos स्क्वायर थीटा, सॉरी, सो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ 1/√3, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 सॉरी दिस इज cos इनवर्स 1/√3, दैट्स योर आंसर। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। और एक चीज और, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई, क्लियर, दैट्स इट, दैट्स इजी, दैट्स वेरी इजी, ठीक है। सो दैट्स योर आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस। ठीक है, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं फटाफट से करवा देता हूं। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर, ऑफ ए यूनिट वेक्टर, ध्यान रखना कि अब मुझे जो वेक्टर गिवन है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब एक कैप की फॉर्म में है, ठीक है। तो उसको एक्स ए बी सी जैसे लेना चाहो ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो इन जनरल हम एक्स आई की फॉर्म में लेते हैं, वैसे ले लेता हूं। लेट मी, मैंने मान लिया कि वेक्टर ए जो यूनिट वेक्टर है वो ये है, क्लियर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए, और वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 1, ये मुझे गिवन है। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ये जो है परपेंडिकुलर है किस किसके, द फर्स्ट वेक्टर इज i प्लस 2j प्लस k, एक वेक्टर ये है, सॉरी दिस इज माइनस k नॉट k, एंड द सेकेंड वन इज योर 3i माइनस j प्लस 2k, 3i माइनस j प्लस 2k। ये दो वेक्टर्स हैं जिनके ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें मेरे पास चीजें हैं कि सर ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये जो है इन दोनों वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये मुझे गिवन है। सो लेट बी, अगर मैं इसको वेक्टर ए बोलता हूं तो ये वेक्टर बी हो जाएगा,
लेट बी दिस इज वेक्टर सी। मतलब मुझे क्या क्या गिवन है कि ए कैप जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के, एंड ए कैप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ये मुझे गिवन है, ये गिवन वाला डाटा है। देन वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए जो कि एक यूनिट वेक्टर है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फटाफट से जो जो चीज़ें गिवन है उनका यूज करो। अब इसने बोला कि ए जो है बी के परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट चीज मुझे मिलती है कि ए डॉट बी जो होगा वो क्या होगा, 0, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब मुझे इस ए की मल्टीप्लाई इससे करनी होगी। ठीक है, ये मैंने यूनिट वेक्टर लिखा है, तो आप चाहो तो इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। जब मैंने ये मेंशन कर दिया तो अपने आप यूनिट वेक्टर बन गया। अदरवाइज हम सब जानते हैं कि यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करते हैं। क्लियर, ओके। सो ए डॉट बी यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली कर दें आई वाले कंपोनेंट की आई से, तो x इंटू 1 दैट इज x, y इंटू 2 दैट बिकम प्लस 2y, एंड z इंटू -1 दैट बिकम -z इज इक्वल टू 0। इसको बना लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, इट इज क्लियर। द सेकेंड थिंग, इसका अब सी के साथ भी क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो इसका इसके साथ निकालो तो क्या जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशंस मिल गई, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 3। तो मतलब 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल नहीं निकल सकते, मुझे 3 इक्वेशन चाहिए एटलीस्ट। तीसरी इक्वेशन क्या होगी, तो ये बार बार बोल रहा है भाई कि वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, 1। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट को मैं तो ले जाता हूँ, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। That is your equation number 3. We have to solve all the 3 equations to find x, y and z. It's easy, very easy. ठीक है, तो देखो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाओ। कैसे, इट्स वेरी इजी, x लिखो y लिखो z, तीनों लिख दिए, इट्स ओके। x के नीचे क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, होप सो आप जानते हो। x वाले स्केलर कंपोनेंट को छोड़ दो, ये वाले छोड़ दो, ठीक है, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और ऐसे क्रॉस। ठीक है, तो 2 2 जा दैट इज 4, बीच में साइन माइनस का, नीचे से ऊपर -1 -1 दैट बिकम प्लस का 1, बट माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट y, अब y के लिए क्या करना है, अब चाहो तो इसको अलग से लिख सकते हो। देखो ये x के कोफिशिएंट मैंने लिख दिए 1 3, फिर y के लिख दिए 2 और -1, ठीक है, फिर z के लिख दिए -1 और 2, ऐसा कुछ है भाई, यस। फिर x वालों को एक बार और रिपीट कर दो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा क्यों बताता हूं अभी। x के नीचे क्या आएगा, x वालों को छोड़ दो, इन दोनों की ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, इनकी मल्टीप्लाई करना, लेकिन बीच में साइन माइनस का आना चाहिए। सिमिलरली जब y के करोगे तो y वाले कंपोनेंट छोड़ दो, आगे के 2 जो बचे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको एक बार और आगे लिख दो, -1 इंटू 3 दैट इज योर -3, 2 इंटू 1 दैट इज 2 और बीच में आएगा माइनस का साइन, इक्वल टू z मतलब ये कंपोनेंट छोड़ दो, तो आगे 2 बचे, इसके से मल्टीप्लाई करो, -1 3 2 जा 6 माइनस का 6, ठीक है, और लेट मैं बोलता हूं ये किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। क्लियर, सो दैट्स व्हाई दिस इज योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। होप शो आप ये पहले से जानते हो 10th स्टैंडर्ड से। यहां से x y z तीनों की वैल्यू निकालो फटाफट से। 4 - 1 दैट इज 3, दिस इज योर -5, दिस इज योर -7। तो ध्यान से देखो, इन सबको मैंने k बोला है, x की वैल्यू क्या होगी, 3 उधर जाएगा, दिस बिकम 3k, y की वैल्यू क्या होगी -5k, और z की वैल्यू क्या होगी -7k। इससे क्या आसान हुआ मेरे लिए, अदरवाइज मैं यहाँ से कुछ एलिमिनेट करता, ठीक है, उनकी वैल्यूज यहाँ पुट करता, एक कोफिशिएंट में आते। इनसे आसान क्या हुआ कि x y z तीनों की वैल्यू k की फॉर्म में आ गई, जस्ट पुट द वैल्यूज, ठीक है। तो ये सारी उठा के रख दो वहाँ पे, 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर, प्लस y 25k स्क्वायर, और z क्या हो जाएगा भाई 49k स्क्वायर, इज इक्वल टू 1। सॉल्व इट, 25 प्लस 9 दैट इज योर 34, और 34 प्लस ये करना है, तो ये हो जाएगा 83k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/83, और वी कैन से k इज इक्वल टू क्या होगा ±1 डिवाइड बाय √83। यस नो, यस, ठीक है। सो k मिल गया, मुझे क्या चाहिए, क्या निकालना था मुझे वेक्टर a निकालना था। तो मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी सर, 3 × k से, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 3 इंटू दिस मीन्स दिस इज योर ±3 डिवाइड बाय √3, यानी एक बार मैं इसको प्लस लिख सकता हूं, एक बार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। सिमिलरली y की वैल्यू क्या होगी ±5 इंटू दिस, सो दिस बिकम योर। अब ध्यान देने वाली बात ये ना, ये प्लस माइनस लगाया ना, ये -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस प्लस की तरह ट्रीट करो इसको, माइनस पहले आएगा प्लस बाद में आएगा,
सो -5 दिस, तो 5 डिवाइड बाय √83 एंड 5 डिवाइड बाय √83। क्लियर? माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, -7 है तो फिर से वही होगा, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 डिवाइड बाय √83 एंड +7 डिवाइड बाय √83। तो ये दो पेयर्स पॉसिबल है, ठीक है, कि या तो मेरा यूनिट वेक्टर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, इसके साथ i लिख दो, इसके साथ j लिखो, इसके साथ k लिखो, ठीक है, या फिर इसके साथ i j k। अब ध्यान देने वाली बात ये है ना कि हम गड़बड़ क्या करते हैं, प्लस माइनस के चक्कर में ना भाई, ये प्लस का 3k माइनस का 5k माइनस, यानी जब ये x प्लस होगा तो ये दोनों नेगेटिव है, z और k, ठीक है, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये अपने आप दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ध्यान से देखो, पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो इसकी जगह वैल्यूज रख देना, यू गेट योर आंसर्स, और दो वेक्टर्स हो सकते हैं ऐसे पॉसिबल। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 26। होप सो इट इज क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वैसे आप खुद से कर सकते थे बट इट्स ओके, आज टाइम है हमारे पास, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 इज, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/4 विद i, π/3 विद j and an acute angle theta with k, then find the component of vector a and angle theta। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर है भाई, एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर a मुझे गिवन है, ठीक है। अब इसने ये बोला कि इट मेक्स π/4 विद i, ये वेक्टर a जो है, लेट मैं मान लेता हूं कि ये है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये वेक्टर मुझे गिवन है। अब ये वेक्टर जो है इसका एंगल i कैप के साथ क्या बना रहा है, ये बना रहा है सर π/4, और j कैप के साथ बना रहा है π/3, और k कैप के साथ बना रहा है सर ये थीटा, ठीक है, एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ये भी इसने बोला है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। देन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a एंड एंगल थीटा, मुझे एंगल थीटा निकालना है और x y z तीनों कंपोनेंट बताने क्या होंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इजी, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, i के साथ एंगल क्या है π/4, ठीक है, कैसे निकालते हैं, इट्स वेरी इजी कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू होता है a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। अब i के साथ मैं बात कर रहा हूं, तो वेक्टर a का i के साथ एंगल है π/4, तो दिस बिकम योर cos π/4 इज इक्वल टू a डॉट b, मतलब इसकी मल्टीप्लाई किसकी करनी है, i कैप के साथ। मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप कर लेना। तो सिर्फ x वाला कंपोनेंट आएगा, मींस दिस इज योर x डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड क्या है, इसने बोला है सर ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है सर 1, ठीक है, और b का मैग्नीट्यूड क्या है, b मतलब i कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है 1। सो जस्ट cos π/4 क्या होता है 1/√2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई सर, x की, पहला कंपोनेंट मिल गया। सिमिलरली j के साथ एंगल बना रहा है, ये पुट करो, cos π/3 हो जाएगा इज इक्वल टू इसका डॉट प्रोडक्ट j के साथ, तो सिर्फ कंपोनेंट बचेगा y, दोनों यूनिट वेक्टर है तो 1 1 1, तो इट मींस y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, cos π/3 मतलब 60 डिग्री, मतलब y इज इक्वल टू हाफ, एंड द लास्ट इज योर थीटा, ठीक है। तो इसका क्या होगा भाई, दिस इज योर cos थीटा इज इक्वल टू k की मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या आएगा z, यानी z की वैल्यू आ गई मेरे पास cos थीटा। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, यस। इसने बोला था कंपोनेंट निकालने की, यानी x y z तीनों की वैल्यू, तो x और y की वैल्यूज है मेरे पास, मुझे चाहिए z, इस ये कैसे निकाल सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, a इज ऑल्सो एन यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है भाई कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, रूट को बदल लेगा 1 का स्क्वायर कर दिया, पुट द वैल्यूज, x इज योर दिस, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, y इज हाफ का स्क्वायर 1/4, एंड दिस सिंपली बिकम cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों को ले जाओ तो -हाफ -1/4 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो, 1 - हाफ इज हाफ, हाफ -1/4 इज 1/4, तो दिस सिंपली बिकम 1/4, और वी कैन से cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-1/2। अब इसने बोला कि थीटा एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हमेशा होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन मुझे नहीं लेना, ठीक है। सो cos थीटा इज हाफ, अब cos थीटा हाफ कहाँ होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है π/3, सो थीटा क्या आ गया मेरा π/3, कंपोनेंट देखो z यहाँ से निकाल लो, तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा हाफ, इन z की वैल्यू क्या आ गई सिंपली हाफ, तो कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट क्या क्या है 1/√2 1/2 एंड 1/2, एंड एंगल थीटा इज π/3, दैट्स योर आंसर, इजी।
इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अगर मैं आप अब ये होपशू चीजें पता है कि अगर मेरे से स्केलर कंपोनेंट पूछेगा तो मैं डायरेक्टली आंसर दूंगा ये और ये। वेक्टर कंपोनेंट पूछे तो इसके साथ आई कैप लगा दो, इसके साथ जे कैप लगा दो, इसके साथ के कैप लगा दो। अगर वेक्टर पूछो तो वैल्यूज यहाँ एक्स वाई जेड की यहाँ पुट करो। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आज का। शो दैट वेक्टर ए बी सी, तीन वेक्टर मुझे गिवन है, टेकन इन ऑर्डर फॉर्म द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, वैसे तो इजी है। सो वेक्टर ए मुझे गिवन है सर 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, लेट बी वेक्टर बी इज योर i माइनस 3j, i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज योर वेक्टर c 3i 4j 4k। माइनस माइनस बोथ आर नेगेटिव। ओके, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, एक चीज में बच्चों को कंफ्यूजन होती है। शो दैट, इसने बोला वेक्टर ए बी सी टेकन इन ऑर्डर फॉर्म द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्रायंगल। मुझे ये बताओ कि वेक्टर ए जो है वो इस वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर है या फिर ये किसी साइड के बारे में बात कर रहा है कि ये उस साइड का वेक्टर है। ठीक है, तो इसने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। अल्टीमेटली इसने क्या किया, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया। वैसे नॉर्मली करना चाहिए। अगर नहीं करता है बाई चांस तो कंफ्यूजन में नहीं जाना है। ठीक है, चीज क्या ट्राई कर सकते हो। अब हम सब जानते हैं सर कि हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी अगर ट्रायंगल हो, उसमें हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था कि अगर मैं इसके वेक्टर्स को एक ही ऑर्डर में लेता हूं, ठीक है, सेम ऑर्डर में अगर मैं लेता हूं, तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सुनो, यस। ठीक है, तो एक बार जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो जहां पे आपको डाउटफुल है कि ये पोजीशन वेक्टर है या फिर मेरा जो साइड है उसका वेक्टर है, तो क्या करोगे, ये वाली चीज ट्राई करके देखो। इन तीनों को ऐड करके क्या मिलना चाहिए, 0। ठीक है, चेक करके देखो। प्लस का 3i प्लस का 2i प्लस का i क्या बना, प्लस का 6i। ये तो 0 नहीं हो रहा। बाकी दो को देखने की जरूरत नहीं है। एक कंपोनेंट भी 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये 0 वेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये 0 वेक्टर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये जो बात कर रहा है ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इट मींस मुझे इसकी साइड्स के वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे पहले। ठीक है, तभी मैं बता पाऊंगा कि ये राइट एंगल है कि क्या ट्रायंगल है। भाई ये तो सिर्फ पोजीशन वेक्टर दिए इसने। तो फर्स्ट फाइंड वेक्टर ए बी, होप सो निकालना आता है। ए बी अगर मैं सेम ऑर्डर में लेता हूं ए बी, इसका मतलब इसमें से ये माइनस कर दो, करो फटाफट। i माइनस 2i दैट बिकम माइनस का i, माइनस 3 प्लस का 1 हो जाएगा दैट बिकम माइनस का 2j कैप। ठीक है, द लास्ट माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6k कैप। तो ये वेक्टर आया मेरा ए बी। क्लियर? नाउ फाइंड वेक्टर बी सी। बी सी मतलब सेम ऑर्डर में लेना है अपने को। तो 3 माइनस 1 दैट बिकम 2i कैप, माइनस 4 प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस का j कैप, माइनस 4 प्लस 5 प्लस का k कैप। तो दिस इज योर वेक्टर बी सी। क्लियर? लास्ट वन इज योर सेम ऑर्डर में, तो मतलब अब मैं निकालूंगा ए सी। सो ए सी इज योर, इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, करो। 2 में से 3 दैट इज योर माइनस आई कैप, माइनस प्लस 3 हो जाएगा तो प्लस का 3j कैप हो जाएगा, प्लस 1 और ये भी हो जाएगा प्लस 4 तो प्लस का 5k कैप। होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, एक बार इन तीनों को चेक करके देखो क्या हो रहा है। क्या, माइनस आई प्लस का 2 माइनस का 1, माइनस 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 2 प्लस 2 0, माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 3 0, माइनस का 6 प्लस का 1 प्लस का 5 0। अब ये ट्रायंगल बन गई भाई। तो ट्रायंगल्स की तीनों जो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स, उनका तीनों का सम क्या होना चाहिए, टेकन इन द सेम ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इस बात का ध्यान रखिए। तो कई बार अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि ये पोजीशन वेक्टर है या साइड्स के वेक्टर हैं, तो आप इस तरीके से उनको वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैंने तरीका आपको बता दिया। तो अब ए बी सी का काम खत्म हो चुका है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने वो हटा दिया सिंपली। ठीक है,
तो मुझे करना क्या था, शो दैट द वेक्टर ए बी सी टेकन इन ऑर्डर फॉर्म द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बनाएंगे। तो मैंने तीनों साइड निकाल ली। अब मुझे चेक करना है कि ये तीनों साइड्स, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो बस अब मुझे करना है, तीन वेक्टर्स हैं, तो पहले मैं वेक्टर ये और ये लूंगा, ये एंगल निकालूंगा, ये और ये लूंगा, ये एंगल निकालूंगा, और ये लूंगा, ये एंगल निकालूंगा। अब ये बात मान लेना कि मैंने ये 90 डिग्री बनाया तो 100% ये 90 होगा, मे भी हो सकता है मेरे से गलती होगी। तो इन जनरल मुझे कुछ ना कुछ तो डायग्राम बनाना था ना, तो मैंने बना लिया, ठीक है। तो अब ये तीनों एंगल निकालने हैं। तो फर्स्ट अगर मान लो मैं एंगल बी निकालता हूँ, तो लेट मैं इसको कॉस पी बोलता हूँ। इन दोनों के बीच का एंगल है, तो क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, माइनस माइनस का 2, -1 -2 दैट इज प्लस का 2, 1 इंटू -6 होल डिवाइड बाय, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सिंपली यहां से निकाल दो अलग से, तो 1 + 4 + 36 मीन्स √41, क्लियर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 4 + 1 + 1 यानी √6। सॉल्व इट, इससे कैंसिल आउट, मेरे पास आंसर है -6 होल डिवाइड बाय, रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 6 24 246। सो इट मीन्स एंगल बी इज योर cos इनवर्स -6 डिवाइड बाय 246 का रूट, ये एंगल है। तो दिस इज 90 डिग्री, नो दिस इज नॉट 90 डिग्री, ठीक है, चेक करना दबा। सो इसका मतलब मैंने डायग्राम जो रेंडमली बनाया था, ठीक है, तो बेटर रहेगा आप डायग्राम ऐसे करके बना लेना फिर, ठीक है, और जो एंगल दिखाते उसको 90 बता दो, या समझाने के लिए चीजें थी ये, रफ वर्क में आप कर सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करो। सिमिलरली इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, ठीक है, फटाफट से निकाल दें। इन दोनों के बीच देखो क्या आएगा, cos थीटा इज -2, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, -3 एंड दिस इज +5 होल डिवाइड बाय, इसका मैग्नीट्यूड है √6 मैंने पहले निकाला हुआ है, इनटू इसका मैग्नीट्यूड देखो 1 + 9 + 25 10 35 यानी √35 आ गया। अब ध्यान से देखो ऊपर, -2 -3 माइनस का 5 एंड प्लस का 5, दिस इज 0 0 पे समथिंग इज ऑलवेज 0। इसका मतलब थीटा यहाँ से क्या मिल रहा है, π/2। इसका मतलब एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, मेरा एंगल सी जो है वो 90 डिग्री। अगर एक भी एंगल 90 है, इसका मतलब दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। अब तीनों एंगल भी बताने थे, तो एक मैं निकाल चुका हूँ, एक दूसरा भी मैं निकाल चुका हूँ जिससे मेरा राइट एंगल प्रूव हुआ, तीसरा आप खुद से निकाल लेना इन दोनों के बीच का, वो आपका आंसर होगा। दैट्स इट, सो दैट्स योर एक्सरसाइज। ठीक है, ऑप्शन क्लियर। तो अब यहाँ पे इसने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ऐसे किया हुआ था कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 41 है, तो इससे मैं ये कैंसिल आउट करके √6 बना सकता हूँ उसको, दिस इज -√6/41, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन इट इज क्लियर, दैट्स इट। ओके, लेट्स चेक इट। अब जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ से अपने डाउट क्लियर लेना। अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। अभी के लिए थैंक यू।